हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज जो पिछली वीडियो लास्ट अपने डाली थी, अपने जो चैप्टर स्टार्ट किया वो प्रत्यावर्तक जिसे अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं वो अपना स्टार्ट हो चुका है। अपने अल्टरनेटर के बारे में जो बेसिक था वो क्लियर हो गया है, उसकी भाग कुछ संरचना वगैरह वो क्लियर हो चुकी है। आज अपने जो पढ़ेंगे अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, कैसे ईएमएफ जनरेट होती है और कौन सी कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे फैराडे नाम एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक नियम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर। उस नियम का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वैसे मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर सारे किसके अंदर काम करते हैं? इस फैराडे के नियम पे ही काम करते हैं लगभग। ठीक है। इसके अलावा बैटरी सेल्स, जो अपना सेल या बैटरी वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, यानी जिसे अपघटन के नाम से जानते हो, अपघटन के भी नियम दिए हैं। तो अपने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक्चुअल में कैसे क्या वर्क होगा कि अपने ईएमएफ जनरेट हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फैराडे की बात करते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडे जी क्या बोले? फैराडे जी ये बोले कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को रख के घुमाया जाए तो उससे क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है, फ्लक्स ग्रंथन होता है, जिससे ईएमएफ जनरेट होता है। यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख के घुमाया जाए, मैंने कल भी आपको बोला कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैं वाइंडिंग करूंगा, चालक में आर्मेचर रखूंगा, घुमाने के लिए प्राइमर का यूज करूंगा। इन सभी कार्यों को होने के बाद मुझे क्या मिलेगी? एक ईएमएफ जनरेट मिलेगी, यानी कि विद्युत वाहक बल मिलेगा। ठीक है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक को रख के घुमाया जाए तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो किस आवृत्ति का होगा। आवृत्ति का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं, क्या होता है? Pn/120। कैसे फॉर्मूला बना, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले फैराडे का लॉ पढ़ते हैं। फैराडे क्या कहता है? ये मैंने रख दिया जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी कि अपने पास ये मान लो N है और ये आपका S है। बात को थोड़ा समझना, सोचना कि जो फैराडे बोल रहा है क्या अपने वो कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। फैराडे ने बोला विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा तो उसमें क्या होगी? अपने ईएमएफ जनरेट होगी। अपने को वो अल्टरनेटर क्या देगा या जनरेटर है वो क्या देगा? ईएमएफ। एक क्वेश्चन यही नोट कर लो, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, जो चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो प्रत्यावर्ती होगा, यानी कि इस तरीके का होगा। ठीक है। अब ऐसे कैसे होगा ये भी अपने पढ़ेंगे। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले किसकी? अपने पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर विद्युत चुंबक बनाऊंगा। ये मैंने यहां प्लस दे दिया, ये यहां माइनस दे दिया। सपोज करो ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है जो मैंने पोलों पे की है, अल्टरनेटर के पोलों पे मैंने फील्ड वाइंडिंग कर दी है। विद्युत चुंबकीय है। अब विद्युत दूंगा, चुंबक बनेगी, ये रख दीजिए आपकी चुंबक। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, N से S की ओर चलेगा और बीच में मैंने क्या रखा है? आर्मेचर। अब मान लो आर्मेचर क्या है? चालक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? चालक का। समझना बात को कि कैसे नियम लागू हुआ कि विद्युत दी, इसके अंदर मैग्नेट बनी, विद्युत दी चुंबक बनी। अब विद्युतीय चुंबक यहां तक क्लियर हो गया। अब रहेगा प्रेरण। क्या रह गया? प्रेरण। अब प्रेरण को आप क्या बोलते हो? इंडक्शन। सारा काम इसी पे आके रुक गया है। कैसे रुक गया है कि विद्युत मैंने दी, चुंबक बन गई, अब काम क्या रह गया? प्रेरण। और अगर फैराडे के रूल पढ़े, सिद्धांत क्या बोलता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र तैयार है, चालक को रख दिया, प्राइमर की आवश्यकता है, ये लो मैंने यहां पर प्राइमर जोड़ दिया। ठीक है। सपोज करो ये मेरी क्या है? मोटर के शाफ्ट के साथ मैंने जोड़ दिया। अब ये घूमेगा तो ये घूमेगा, यानी कि यहां तक क्लियर हो गया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख के घुमाया जाए, घुमा दिया तो इसके कारण क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगी और वर्ड रहेगा अपने पास इंडक्शन। तो एक बात याद रखना, इंडक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इंडक्शन क्या है?
इंडक्शन का मतलब है चुंबकीय बल रेखाओं का कटना, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जैसे ही कटेंगी इस चालक द्वारा, क्योंकि चालक इसके अंदर घूमेगा, चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी, कटने से क्या पैदा होगी, ईएमएफ। क्या पैदा होगी, ईएमएफ। क्यों, फैराडे ने क्या बोला, विद्युत दो, चुंबक बढ़ी, चुंबक बढ़ गई, विद्युत भी दी थी, चुंबक भी बढ़ गई, अब रह गया क्या, इंडक्शन। इंडक्शन होते ही अपने को क्या मिल जाएगी, ईएमएफ मिल जाएगी। अब इंडक्शन क्या है, इसमें देखो तो क्या काम रह गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स का कटना ही तो रह गया था। तो याद रखें, प्रेरण हो चाहे इंडक्शन हो, चाहे छेदन हो, चाहे ग्रंथन हो, इस चीज का जरूर याद रखना, इंडक्शन, छेदन, प्रेरण, ग्रंथन एक ही बात होती है, चुंबकीय रेखाओं का कटना ही ईएमएफ है। बाकी तो सारी व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी, आपने स्टेटर बनाया, स्टेटर के ऊपर नीचे पोल लगा दिए, अब पोलों पे फील्ड वाइंडिंग करके उनको चार्ज कर दिया, डीसी देके जब एक्साइट किया तो उसके अंदर क्या हुआ, फिक्स पोल बन गए, फिक्स पोल बन गए तो एन से एस की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स चलने लगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चलने लगा तो उसके बीच में आपने क्या रखा हुआ था, आर्मेचर रखा हुआ था, जिसे चालक का नाम देंगे। अब चालक को आपने प्राइमर से घुमा दिया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा था उसको ये क्या करेगा, काटेगा, काटने से क्या पैदा होगी, ईएमएफ पैदा होगी। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ईएमएफ कौन सी पैदा होगी तो आप कहोगे जी ये कौन सी है जी, साइन वेव, साइन वेव, जिसे ज्या तरंग के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ज्या तरंग कैसे बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली की। मैं एग्जांपल लेता हूं, ये एक मेरी कॉइल है, क्या है, कॉइल है जो इसके अंदर रखी हुई है। ये मान लो मेरा एन है, ये मेरा एस है। समझना बात को कैसे होगा सिस्टम, ठीक है। अब मैं इसको जब घुमाऊंगा सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं कटेगी, 0 डिग्री पे है। जैसे इसको घुमाऊंगा, इसको जैसे जैसे घुमाता जाऊंगा वैसे वैसे अपनी चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी और वोल्टेज बढ़नी स्टार्ट होगी। जैसे 90 डिग्री पे आ जाएगा, ये आ गया 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि मैं मान लो ये कोई पदार्थ है, इसको धीरे धीरे क्या काटूं, पहले ऐसे काटूं, फिर ऐसे 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 करते, यानी कि पहले समतल काटूं, फिर धीरे 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 करते इस तरीके से काटूं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मान लो कोई भी पदार्थ है, मान लो मुझे इससे काटना है, एक धीरे धीरे ऐसे ऐसे काटूं, फिर थोड़ा थोड़ा कोण बढ़ाता जाऊं, लास्ट में जब मैं ऐसे काटूं तो पूरा कटेगा, ऐसे काटूं पूरा कटेगा। मान लो इसके नीचे अगर 10 मार्कर पड़े तो 10 के 10 कट जाएंगे। अगर मैं ऐसे काटूंगा तो मेरे इस चीज के बीच में यहां कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी कि पहले मेरा ये सिस्टम था, जैसे जैसे मैंने चालक को घुमाया, ये घुमाया, यानी कि ऐसे था, घुमाया, वेव बढ़नी स्टार्ट हुई 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, तो यहां पर 90 डिग्री पर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा। क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा। क्वेश्चन याद रखना, मैक्सिमम जो ईएमएफ जनरेट होगी वो 90 डिग्री पे होगी। हो गया। अब जैसे धीरे धीरे क्या होगा, मेरा जो रोटेट है, यानी कि कुंडल ऐसे थी, यानी कि ए बी सी डी, ए बी यहां आया, ये हो गया। अब सी डी, यानी कि ये चीज पलट जाएगी, यानी कि स्पष्ट बात से मैं ये कह सकता हूं कि यहां मेरा ए बी सी डी, ये कंडीशन आ जाएगी। 90 पर मैक्सिमम वोल्टेज पैदा हुई, जैसे धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, यानी कि सबसे पहले ऐसे था, धीरे धीरे वोल्टेज बनना स्टार्ट हुई, 90 पे काटा, बिल्कुल कट गया, फिर वही धीरे धीरे कंडीशन कर दी, फिर कटना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं का कटना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां 90 डिग्री हुआ, यहां पर फिर वापस 0 होगी, यहां फिर 90, यानी कि 0 होगी, 0 से स्टार्ट हुई 90 डिग्री, 90 से 180, ये आधा चक्कर बन गया 180 का। अब 180 आगे 270, 270 से 360, यानी कि ये अपना पूरा एक चक्कर 360 का लगा लेगा, जिसके अंदर ये वेव बढ़ी। 0 थी, जैसे घूमना स्टार्ट हुआ वोल्टेज बढ़नी स्टार्ट हुई 90 डिग्री मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे नीचे आई, यानी कि इस चालक को जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे एक वेव तैयार हो जाएगी। एक चक्कर जब इसका लग जाएगा तो क्या होगा, आपकी एक वेव तैयार होगी। अब एक बात याद रखना, ये इसके एन संपर्क में आया, जब 180 डिग्री हो जाएगी तो ये यहां आ जाएगा, यानी कि फिर यही चीज एस के संपर्क में भी आएगी, और जो एस के संपर्क में आ रही है वो अगले चक्कर में एन के संपर्क में आ जाएगी, और फिर ये एस के संपर्क में। कहने का मतलब आपको इसका समझाऊंगा कि आवर्ती कैसे बनेगी। सबसे पहले कार्य प्रणाली याद रखना, विद्युत दी, चुंबक बनी, फ्लक्स रेखाओं को, चालक को जो था उस चालक को जब मैंने घुमाया फ्लक्स
कटा, फ्लक्स कटने से ईएमएफ पैदा हुई। जो ईएमएफ पैदा हुई वो 0 से स्टार्ट होकर 90 तक, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ऐसे आपकी एक वेव तैयार होगी। ये चालक इस तरीके से घूमता है कि इसके अंदर क्या, कौन सी वेव तैयार हुई है, साइन वेव, जिसे अपने जे तरंग के नाम से जानते हैं। आई होप कि फैराडे का नियम आपको समझ आ गया होगा। अब एक नियम और कहता है डी फाई बटे डी टी, शायद आपने कभी देखा हो। डी फाई बटे डी टी का मतलब दूसरा नियम। फैराडे का पहला तो यह था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख के घुमाया जाए तो उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगी। अब दूसरा नियम क्या कहता है, पैदा हुई ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होगी। फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होगी। मान लो मेरा 10 वेबर का फ्लक्स 2 सेकंड में कट रहा था, तो मान लो मुझे कितनी वोल्टेज पैदा हुई, 5 वोल्ट पैदा हुई। अब मान लो मैं क्या करूं, मेरा 2 सेकंड की जगह मैं यहां पर मान लो कह दूं कि मेरा ये फ्लक्स जो था 10 कट रहा था 2 सेकंड में। अब मैं क्या है, स्पीड बढ़ा दूं। स्पीड अगर मैं बढ़ा दूं तो मान लो मैंने स्पीड दुगनी कर दी तो मेरा 20 फ्लक्स कटेगा। समय तो उतना ही लगा, समय तो उतना ही लगा। यानी कि मैं एक घंटे में 60 किलोमीटर जाता हूं। अगर मैं उसी एक घंटे में 120 किलोमीटर जाऊं तो मेरे किलोमीटर की रफ्तार दुगनी हुई है। किलोमीटर की रफ्तार मतलब जितने किलोमीटर मैं पहले जा रहा था उससे दुगना गया हूं, क्योंकि मेरी रफ्तार दुगनी हुई है। ठीक है, तो अब मुझे कितनी 10 वोल्ट पैदा होगी। यानी कि फ्लक्स परिवर्तन दर के समानुपाती होगी। यहां से एक बात याद रखना, मान लो मेरी 1 वोल्ट की एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, 2 3 4 5, इसको मैंने अगर 10 सेकंड में काटा तो 10 सेकंड में मुझे 5 वोल्ट मिली। एग्जांपल, अगर मैं इसे 10 सेकंड की जगह 5 सेकंड में काट दूं तो 10 सेकंड में मुझे कितनी वोल्टेज मिल जाएगी, 10 वोल्ट। कहने का मतलब जितना फ्लक्स कटेगा उतनी वोल्टेज पैदा होगी। स्पीड जैसे ही आप बढ़ाते हो, स्पीड बढ़ने से क्या होता है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कटता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कटता है तो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ पैदा होती है। डी फाई यानी कि फ्लक्स परिवर्तन दर यानी समानुपाती होगी। दर का मतलब समय, कि कितना फ्लक्स कितने समय में कट रहा है। पहले मैंने 10 वेबर का फ्लक्स 2 सेकंड में काटा, अब मैंने 20 वेबर का फ्लक्स उसी 2 सेकंड में काटा तो मेरी वोल्टेज बढ़ गई। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ की आवृत्ति। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो भी तो तय होगी ना, कि फ्रीक्वेंसी जो आपने बनाई थी यहां जया तरंग, वो जया तरंग कैसे बनी, कितनी बनी, कैसे तय होगी। तो आप सभी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो जानते होंगे शायद। एफ बराबर क्या होता है, Pn/120। अभी Pn/120 आया कैसे, तो वहीं चलते हैं वापस जहां से अपने आए थे। N हो गया, S हो गया, ये मेरा चालक है। अगर मैं चालक को घुमाऊं तो पहले N के चक्कर में N आया, ये मेरी वेव है। अब मेरा एक चक्कर है, एक चक्कर में N आया N के संपर्क में। जब ये घूमेगा तो फिर ये S के संपर्क में आएगा। यानी कि एक चक्कर में मेरे आर्मेचर के एक चक्कर में 2 पोलों के संपर्क में आएगा। एक चक्कर N के भी S के भी, यानी कि एक चक्कर मेरा ये हुआ पूरा 360 का। यहां पहले N के चक्कर में आया, फिर S के चक्कर में आया, यानी कि घूम के ये N N S S N, यानी कि चक्कर पूरा जब लगेगा तो 2 पोलों के संपर्क में आएगा। यानी कि मेरा पूरा N फिर S, फिर ये S क्या आ जाएगा N के। कहने का मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर होगी कि मेरे एक चक्कर में पोलों की संख्या कितनी होगी, 2। जब मेरा एक चक्कर लगेगा तो 2 पोलों के संपर्क में आएगी। ये तो क्लियर होगी यहां से। अब करते हैं थोड़ी आगे बात। आगे क्या पढ़ेंगे ये आपको समझना थोड़ा, वही सेम इधर बनाता हूं थोड़ा। ये N हो गया, ये S हो गया, तो आपने ये चीज पढ़ी, ये N होगा, ये S होगा। अब मान लो मैं यहां पे देखूं, एक सारणी बना लो चाहे छोटी सी, कि मैंने क्या किया, यहां पर पोलों की संख्या रखी 2, तो मेरा चक्कर यानी R राउंड मान लो, राउंड कितना आया 1। अब मैंने पोल कर दिए 4, ये चीज हो जाएगी। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो N
देखो NS इस तरीके होना चाहिए। अगर देखो अगर आप पता है क्या, एक बात और याद रखना, मान लो आप NS और NS कर दोगे तो मान लो यहाँ N यहाँ S है, तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स इधर चलने की कोशिश करेगा, यहाँ N है यहाँ S है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये इधर से कोशिश करेगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अपने को उस चीज का फायदा नहीं, क्योंकि चुंबकीय बल है एक दूसरे को काटती भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो फ्लक्स है ना NS 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 और NS, इस तरीके से क्या होता है, प्रभावी फ्लक्स होता है, जिसकी मात्रा अपने पास ज्यादा होती है। चलो खैर ये तो चलो आपको पता ही होगा। अब मैंने पोलों की संख्या कितनी कर दी, 4 कर दी। अब मेरा एक चक्कर जब होगा तो पहले N मान लो, यहां मान लो N है, S है, N है, S है, S है, 1 2 मान लो N1 है, N2 है, ये S1 है, ये S2 है। जब मेरा एक राउंड होगा तो यहां N के संपर्क में आएगा, फिर S के संपर्क में आएगा, फिर N के, फिर S के। ये कंडीशन बनाता हूं, यहां से चला मेरा N के संपर्क में आया, S के संपर्क में आया, फिर N के संपर्क में आया, फिर S के संपर्क में आया। अब यहां से 0 डिग्री, यहां पर 360 डिग्री, यानी कि यहां 360 डिग्री, फिर यहां से दूसरा चक्कर 0 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, यानी कि कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री तो मेरी कितनी होगी, 720 डिग्री। 360 प्लस 360, मेरी कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना आया, 720 डिग्री। पर मैकेनिकल डिग्री कितनी है, 360। ये तो आप सभी जानते होंगे, मैकेनिकल डिग्री 360 से ऊपर नहीं होती, इलेक्ट्रिकल ज्यादा हो सकती है। क्लियर है, क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, आपको मैकेनिकल डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री दी होती है, मतलब निकालनी होती है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, यानी कि वैद्युतिक डिग्री के लिए आप क्या करते हो, 180 इंटू पोल कर देते हो ना, 180 इंटू पोल। यहां भी तो वो कंडीशन लग रही है ना, 180 इंटू पोल कर दूं। अब मेरे पोलों की संख्या 4 है, 180 इंटू 4 कर दो, कितना आएगा, 180 इंटू 4, तो कितना हुआ, 720 हुआ ना। तो ये कंडीशन यहां फॉलो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में भी आपको और बताएंगे। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो समझे कि यहां पर मेरे पोलों की संख्या मैंने 4 कर दी, तो चक्रों की संख्या मेरे कितनी होगी, 1 और 1 2 होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो रही है कि P/2, P/2, यानी कि पोलों की संख्या मेरी अगर 2 है, पोलों की संख्या 2 है, 2/2 बराबर 1 चक्कर। पोलों की संख्या अगर 4 है तो 4/2 बराबर 2। क्लियर है, नो टेंशन, यहां से ये चीज क्लियर होगी। यानी कि मेरे पोलों की संख्या पे डिपेंड करती है मेरी फ्रीक्वेंसी। समझते जाना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अभी तक तो इतना बड़ा है, F बराबर P/2, ये चीज तो क्लियर होगी, क्योंकि पोलों की संख्या डिपेंड करती है किस पे, आवृत्ति पे। अब आगे बात करते हैं, P/2 आ गया। अब यहां पर N का मतलब क्या हो गया, यहां पर मैंने जो राउंड लिया, 1 था फिर 2 हो गया, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है, साइकिल प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। यानी कि N अगर देखूं तो चक्कर है मेरे, चक्रों के ऊपर भी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। मान लो मेरे चक्कर यहां 2 लग रहे हैं, पोलों पे तो डिपेंड करी, क्योंकि मेरे पोल अगर मान लो ज्यादा या कम हो तो मेरे चक्रों पे भी डिपेंड करता है, चक्कर भी तो कम ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब चक्रों पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, Pn/2। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 60 का भाग दूंगा। सेकंड में चाहिए तो मुझे 60 का भाग दूंगा, क्योंकि चक्कर प्रति अगर मिनट है तो मैं 60 का भाग नहीं दूंगा। चक्कर प्रति मिनट है तो 60 का भाग नहीं दूंगा, पर आरपीएम तो चक्कर प्रति मिनट में होती है। पर मुझे यहां पर क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए सेकंड में, फ्रीक्वेंसी चाहिए सेकंड में, और ये है मिनट में। तो मिनट को सेकंड से जब भाग दूंगा तो 60 करूंगा, यानी कि Pn2 × 60, यानी कि यहां पर मैं 6 दूनी 12 120 आ गया। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या है, 120। ये याद रखना, पोलों की संख्या पर कैसे डिपेंड करता है। पोलों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चक्रों की संख्या बढ़ेगी। अगर आप चक्रों की संख्या बढ़ाते हो तो भी पता लगेगा कि फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ रहा है। तो 120 आपका कैसे आया, 2 तो आपका P/2 पोलों की संख्या अपॉन, यानी कि जितने पोल है, मानो 4 पोल है, 2 से भाग दोगे, चक्कर कितने आएंगे, 2। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड में बदलने के लिए 60 से इंटू क्या, 60 × 2 आपका 120 आ गया।
आई होप कि आपको यहां समझ आया होगा। देखो रटना नहीं है फॉर्मूले को कि हाँ ठीक है रट लिया जी, यही होता है 120, एफ बराबर 120 पी एन बटे 120 होता है जी, क्यों होता है पी एन बटे 120, ये भी याद रखना। अब यहीं से एक चीज और आपको क्लियर होगी। मान लो एन एस चक्कर 1, पोलों की संख्या 4 कर दी थी आपने, पोलों की संख्या बढ़ाई तो चक्कर 2। कहने का मतलब P जब बढ़ाओगे पोलों की संख्या बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी ना, ठीक है। अगर आप चक्करों की संख्या बढ़ाओगे, n चक्करों की संख्या तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। आप ये कह सकते हो F बराबर पी एन अपॉन 120 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो पोल और चक्कर दोनों के समानुपाती है। n सीधी भाषा में कहूं तो स्पीड है, क्लियर है। यानी कि जितना प्राइमर गति से ज्यादा घूमेगा उतने पोलों के संपर्क में ज्यादा आएगा, जितने पोलों के संपर्क में ज्यादा आएगा उतनी क्या बढ़ेगी उसके अंदर फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज को समझना, क्वेश्चन आ जाए कि फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करती है, तो पोलों की संख्या पे डिपेंड करती है और एन पे यानी गति पे भी डिपेंड करती है। 120 पे कोई डिपेंड नहीं है फिलहाल। अब कार्यप्रणाली के बाद आपको बता दो, देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो आपको समझना। देखो अल्टरनेटर की कार्यप्रणाली मैंने आपको ये बताई थी, यहां आपने फील्ड कर दी, प्लस दिया माइनस दिया, यहां पर आर्मेचर पे जो जनरेट हुई, मान लो 3 फेज की वाइंडिंग है तो 3 फेज जनरेट हुई, आपने स्लिप रिंग की संख्या कितनी लगा दी, यही होगा, यानी कि स्लिप रिंग की संख्या कितनी है 3, ठीक है। आप 3 स्लिप रिंग से सप्लाई बार ले सकते हो, ठीक है, S1 S2 S3। एक बात समझना, अगर तो ये क्या है स्टार कनेक्शन, अगर इस वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार है तो आपको स्लिप रिंग की आवश्यकता कितनी पड़ी, 4 पड़ेगी। कितनी पड़ेगी, 4 पड़ेगी, क्योंकि R Y B N, क्लियर है। अगर मान लो डेल्टा है तो डेल्टा में 1 2 3, तो डेल्टा में आपको कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, 3। ये कब पड़ी, अब समझना मेरी बात। यहां पर मैंने आर्मेचर क्या रखा, घूमता हुआ। अब आर्मेचर जब घूमेगा तो घूमते हुए आर्मेचर, देखो घूमते हुए आर्मेचर है, ये चीज अगर घूम रही है, इसके ऊपर कोई तार लगा के सप्लाई दूंगा तो साथ में हो जाएगी ना, लिपट जाएगी। पर मुझे ऐसा कॉन्टेक्टर बनाना है कि ये चीज घूमती रहे, अंदर ये चीज घूमती रहे पर ये चीज क्या स्थिर रहे। तो यहां पर मैं ब्रश लगा के क्या कर सकता हूं, सप्लाई बाहर ले सकता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज बताई थी, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेना, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक में आर्मेचर घूमता हुआ होता है और फील्ड जो आपकी है वो क्या होती है, एस यानी स्थिर, एस का मतलब स्थिर लिख रहा हूं, समझना, ठीक है। अब यहां पर फील्ड मेरी क्या है, स्थिर है, मैंने सप्लाई दे दी, मैग्नेटिक फ्लक्स चला और इसे काटा। अब क्या है, मेरे जो फ्लक्स कटेगा इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगी मैं कितनी स्लिप रिंग के द्वारा लूंगा, 4। अगर मेरा कनेक्शन स्टार में है तो R Y B N, और अगर मेरा डेल्टा में है तो 1 2 3, मुझे 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कंडीशन उल्टी, कंडीशन क्या उल्टी होगी ये समझना मेरी बात। अभी तक तो आर्मेचर घूम रहा था ना, अब आर्मेचर हो जाएगा जी आपका स्थिर। ये मैंने आर्मेचर की 3 फेज की जो वाइंडिंग थी, ये मैंने R Y B मान लो मैंने किस पे कर दी, स्टेटर पे कर दी, ठीक है। ये स्टेटर है, इस तरीके से मैंने 3 फेज की वाइंडिंग यहां कर दी, ठीक है। अब मैंने 3 फेज की वाइंडिंग यहां कर दी तो मेरा रह क्या गया, रोटर। यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि मैंने आर्मेचर की वाइंडिंग को आर्मेचर से उठा के स्टेटर पे कर दिया। किस पे कर दिया, स्टेटर पे कर दिया। तो मेरा जो वाइंडिंग स्टेटर में पहले थी वो फील्ड वाइंडिंग थी, फील्ड वाइंडिंग मेरी कहां जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। यानी कि आर्मेचर एक्चुअल जो आपका रोटर है, तो आर्मेचर से अभिप्राय डीसी वाला आर्मेचर नहीं है, आर्मेचर वाइंडिंग है। मैंने आर्मेचर की वाइंडिंग यहां से रोटर से उठा के स्टेटर पे कर दी, स्टेटर पे कर दी। तो ये मेरा जो रोटर है, इस रोटर में मेरी फील्ड वाइंडिंग आ जाएगी। फील्ड वाइंडिंग जब आ जाएगी तो मुझे कितनी स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, 1 और 1 2, क्योंकि प्लस और माइनस, क्योंकि हमेशा फील्ड वाइंडिंग को मैं एक्साइट करूंगा, मुझे 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब समझना, एक तो हो गया रोटेटिंग आर्मेचर स्टैटिक फील्ड,
एक में क्या हो गया, रोटेटिंग फील्ड स्टेटिंग आर्मेचर, यानी कि रोटेटिंग आर्मेचर घूमता हुआ आर्मेचर, स्टैटिक फील्ड यानी कि स्थिर फील्ड, यहां रोटेटिंग फील्ड घूमती हुई फील्ड, और यहां क्या है, स्टेटिंग आर्मेचर। तो ये बात याद रखना, आर्मेचर की वाइंडिंग उस भाग पे करोगे। अब यहां अगर मैं बात करूं दोनों में, तो रोटेटिंग आर्मेचर यानी कि ये आपका आर्मेचर है, यहां आर्मेचर की वाइंडिंग होगी। अगर स्टार में है तो आपको 4 स्लिप रिंग चाहिए, अगर डेल्टा में है आपको 3 स्लिप रिंग चाहिए। क्लियर है? अगर यहां बात करूं तो मेरी जो यहां पर आपकी मैंने क्या कर दिया, रोटेटिंग आर्मेचर, आर्मेचर पे 3 फेज की वाइंडिंग कर दी, और स्टेटर पे मेरे को क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेटर तो वैसे स्थिर रहता है। अगर यहां करूं तो मुझे रोटर पे क्या करनी होगी, फील्ड करनी होगी, और यहां क्या करनी होगी, आर्मेचर। तो आर्मेचर के लिए मुझे कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं स्टेटर से सीधी ले लूंगा, स्टेटर मेरा क्या है, स्थिर है। ठीक है, आर्मेचर मेरा स्थिर हो गया यहां पर, मतलब आर्मेचर की वाइंडिंग मैंने यहां कर दी। अब मुझे कितनी 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता चाहिए, 2 स्लिप रिंग। यहां पर स्टार डेल्टा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि स्टार डेल्टा 3 फेज में बनता है। प्लस और माइनस के लिए 2 स्लिप रिंग चाहिए, वो मैं दे दूंगा। अब इसके अंदर आप एक चीज याद रखना कि स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग करोगे, अगर रोटेटिंग फील्ड है तो स्टेटिंग आर्मेचर है, यानी कि आपको स्थिर आर्मेचर को रखना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग करोगे, और यहां जो रोटर है उस रोटर पे क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग करोगे। और यहां अगर मैं बात करूं तो रोटर पे क्या करोगे आप, आर्मेचर वाइंडिंग करोगे, और स्टेटर पे क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग करोगे। अब एक बात बता दूं, उच्च गति वाला यानी कि सिंपल सी बात मैं ये कह लूं, बड़े बड़े स्तर पे अगर यूज किया जाता है ना, तो क्या यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना, आर्मेचर की जो वेस्टर्न होती है ना, यानी कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है उसका वजन होता है ना, वजन यानी कि भार, डिपेंड करेगा मतलब डिपेंड करेगा आर्मेचर जो आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर की रेटिंग पे। अगर अधिक केवी का अगर आपका अल्टरनेटर होगा तो आपकी वजन भी बढ़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक बात याद रखना, आर्मेचर का वजन आर्मेचर का ज्यादा होगा और फील्ड का हमेशा क्या होता है, कम। ये चीज जरूर याद रखना, आर्मेचर का हमेशा वजन क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, आर्मेचर वाइंडिंग का वजन हमेशा ज्यादा होता है और फील्ड वाइंडिंग का हमेशा कम होता है। तो फील्ड वाइंडिंग का वजन अगर कम होता है तो मैं इसे हमेशा किस पे करता हूं, रोटर पे करूंगा ना। अगर मैं आर्मेचर का वजन ज्यादा और मैं उसको रोटर पे कर दूंगा तो प्राइम ओवर पे भी लोड बढ़ जाएगा, प्राइम ओवर पे लोड बढ़ गया तो समझ लो सारी गाड़ी खत्म होगी। तो लोड बढ़ने से एफिशिएंसी भी कम होती है। कहने का मतलब मैं ये करूंगा कि मेरी जो हल्की वाइंडिंग है ना, उसी को मैं कहां करूंगा, रोटर पे करूंगा। किस पे करूंगा, रोटर पे करूंगा। यानी कि ये रोटर है, रोटर में फील्ड वाइंडिंग करूंगा क्योंकि इसका वजन कम है, और आर्मेचर वाइंडिंग को मैं स्टेटर पे करता हूं। ठीक है, तो यहां से एक चीज जाहिर होगी कि आपका ज्यादातर जो बड़े स्तर पे यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, रोटेटिंग फील्ड स्टेटिंग आर्मेचर। यहां से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, यहां पर एक चीज और देखना, यहां पर जो मैंने प्लस माइनस दिया है, प्लस माइनस किसको दिया है, स्टेटर को। यानी स्टेटर में फील्ड किया तो स्टेटर इनपुट का काम करेगा, स्टेटर इनपुट का काम करेगा। और जो मैंने सप्लाई आर वाई बी किससे लिया है, आर वाई बी एन मैंने लिया रोटर से, क्योंकि रोटर में मैंने क्या कर दी, आर्मेचर वाइंडिंग कर दी, क्योंकि रोटेटिंग आर्मेचर करना है तो ये मेरा आउटपुट का काम करेगा, मेरे को बाहर सप्लाई देगा। ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर क्या रोटेटिंग फील्ड है, फील्ड को मैंने रोटर पे किया है तो रोटर मेरा क्या काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। यानी कि रोटर मेरा इनपुट का काम करेगा और स्टेटर मेरा आउटपुट का काम करेगा, क्योंकि स्टेटर से जो है वो मैं वाइंडिंग सप्लाई आपकी बाहर लूंगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब कल अपने जो पढ़ेंगे वो चलो आज ही देख लो यार क्या है क्या। अपने अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो है गतिज प्रेरित ईएमएफ समीकरण। आप सभी जानते हैं गतिज प्रेरित ईएमएफ समीकरण। गतिज प्रेरित ईएमएफ समीकरण आपकी क्या होती है, बी एल वी साइन थीटा। बी आपका क्या होगा, फ्लक्स घनत्व, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी वेलोसिटी यानी गति होगी एक तरह से, साइन
अब एक बात हमेशा याद रखना, यहां से मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूं, बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे। क्वेश्चन आपको ये बताने वाला हूं कि आपको मैंने एक बात कही थी कि 90 डिग्री पे जो वोल्टेज जनरेट होगी मैक्सिमम होगी। कैसे? आप देखो, बी मेरा फ्लक्स घनत्व है, मान लो मेरा 10 वेबर का फ्लक्स, 10 टेस्ला का मेरा फ्लक्स है, 10 टेस्ला का मेरा फ्लक्स है, और मेरी लेंथ क्या है 2 मीटर है, और मेरी वेलोसिटी क्या है 100 है। ठीक है, तो यानी कि 10 इंटू 2, 200 इंटू 10, 2000, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब बात सारी जो आके रुकती है वो रुकेगी साइन थीटा पे। समझना साइन थीटा क्या है। साइन थीटा जो आपका ये है, ये आपका एन है, ये आपका एस है। इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट समझना। मैंने अभी आपको बताया इस कंडक्टर और इस चुंबकीय बलरेखा के बीच का कोण। अब कंडक्टर ऐसे है तो इसके अंदर कोण छोटा बनेगा, यानी कि साइन 30 का मान आएगा। अगर कंडक्टर और नीचे रख दिया तो और कम मान बनेगा। अगर मैं सीधा रख दूं तो 90। याद रखना, किसी चीज को अगर मैं यहां से काटूंगा ना तो वो जल्दी और ज्यादा कटेगी, ऐसे काटूंगा तो थोड़ी कटेगी, कम कटेगी। तो याद रखना यार, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है आपका 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यानी कि यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि इसका मान मेरा 2000 है ना, तो यहां 1 आएगा, यानी कि 2000। अगर मान लो 0.8 होता, 0.7 होता या कम वैल्यू होती साइन डिग्री की, तो आपकी वैल्यू वोल्टेज की जो आउटपुट है वो भी कम होती। पर यहां पर मैंने 90 डिग्री रख के ये समझाना चाहा है। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि कितने डिग्री एंगल पर मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होती है या प्राप्त होती है, तो 90 डिग्री पर। या आपसे ये पूछा जाए कि 90 डिग्री पर कितनी वोल्टेज पैदा होगी, अगर मान लो BLV का मान 100 है, तो याद रखना 100 ही होगी आउटपुट। तो ये चीज याद रखना, देखो किसी चीज को काटना हो उसको हमेशा ऐसे काटने की बजाय ऐसे काटना आवश्यक है। ऐसे काटेंगे तो इस चीज के बीच में जो कोण बनेगा, यानी कि चुंबकीय बलरेखा और चालक के मध्य जो कोण बनेगा वो आपका साइन थीटा होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा, उस लिंक में आपको एक ट्यूटोरियल पेज मिलेगा, उस पर जाके आप अपना फीडबैक जरूर देना, रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।